और 10 साल बाद उठ कमीने आज या तो तू नहीं और मैं नहीं आंटी फहमीदा के ससुर का इंतकाल हो गया है। ऐसा क्या बना का फहमीदा ने ओ जेडी लदाद ने आंटी फहमीदा जेडी है फहमीदा सिद्धरू नहीं सार उसने सोरा मार गया फहमीदा का सोरा मार गया सिद्धरू ना दादा सोरा क्या मैसेज की अतिया ओ कान पाओ जरा कन्न पाओ दादी मर गई जीना है इतना पता नहीं होने यार दादा सोरा जो जीना अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज और क्लास कहाँ है? अभी तक तो बहुत थोड़े स्टूडेंट जो हैं इन्हें पार्टिसिपेट किया है। And today we'll start the next topic, that electric circuits. We have two types of circuits. One is called passive circuits and other are called the active circuits. What is meant by the passive circuits? By passive circuits mean those circuits which contain the passive elements. And what are the example of passive elements? We have three passive elements or three passive components, and they are resistors, capacitors, and inductors. So it means the circuits which contain a resistor or a capacitor or an inductor is known as the passive circuit कहलाएगा। अब किसी भी पैसिव सर्किट के अंदर we may have two or all three components. It means a circuit contain a resistor and capacitor, or circuit contain a capacitor or inductor, or circuit can contain a resistor or inductor. Whereas the circuits which contain the active components or the active elements are known as the active circuits. And the example of the active circuits are, the example of the active components are diode, which are usually called the PN junction, a transistor, or an integrated circuit, or the LEDs, or the SCRs. ये सारे जो हैं circuits, जिन circuits में ये components होंगी, those circuits are called the active circuits कहलाती हैं. Now, what is the difference between the passive elements and the active elements? By passive elements mean those elements for which we need no voltage source to operate them. Whereas by active circuit mean, the active element mean the elements which require a voltage source for its operation. इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर्स के लिए हमें किसी वोल्टेज सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि all these elements have their inherent properties. What is meant by the inherent properties? A resistor contains a resistance, which is its inherent property. A capacitor contains a capacitance, which is also its inherent property. And inductor contains inductance, which is also the inherent property. You have the prerequisite knowledge about the resistor. कि किसी भी resistor की एक value of resistivity होती है जिसको हम आमतौर पर रो से रिप्रेजेंट किया करते हैं, और किसी भी रजिस्टर की रजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है उस मटेरियल का
मटेरियल में एटम्स से रिलेटेड, मीन के अगर एटम्स जो हैं दे आर मच क्लोजर, देन यू कैन से दैट कि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अगर एटम्स के दरमियान फासले ज्यादा हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। इसी तरह किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो फिजिकल साइजेस पे डिपेंड करती है। फिजिकल साइजेस मीन कि व्हाट इज द एरिया एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। और इसी तरह आपने इंडक्टर्स में भी देखा होगा कि इंडक्टेंस जो है वो भी उसकी फिजिकल ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। ठीक हो गई। तो दूसरी मैंने बात की है एक्टिव कंपोनेंट्स। बाय एक्टिव कंपोनेंट्स मीन कि जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे तो देन these components will not operate, ये ऑपरेट नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब देखें जिस तरह हमने पहले देखा कि ना रजिस्टर सर्किट्स में करंट जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। दिस इज आल्सो कॉल्ड द ओम्स लॉ। अगर आप वोल्टेज करंट जो है उसके अंदर किसी भी रजिस्टर में से जो फ्लो करेगा वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच वोल्टेज इज अप्लाइड। इफ यू अप्लाई द मोर वोल्टेज, मोर करंट विल फ्लो। Whereas in a कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में आपका जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ वोल्टेज। कि आपकी वोल्टेज किस तरह चेंज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कहेंगे कि आपकी वोल्टेज जो है वो 0 से मैक्सिमम होती है तो देन यू विल सी दैट कि करंट जो है वो किस तरह फ्लो करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। और इसी तरह किसी भी इंडक्टर के अंदर हमारा जो वोल्टेज जो रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एक in the case of capacitance the current is directly proportional to the rate of change of voltage, whereas in the case of inductor the voltage that will be directly proportional to rate of change of current. Here one thing must be remembered that the capacitor and inductor both are AC components. दोनों AC components हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं ये दोनों DC करंट्स को ब्लॉक करते हैं। इसलिए you cannot apply the DC source for its operation. प्रॉपर ऑपरेशन के लिए आपको AC सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और फ्रॉम योर prerequisite knowledge you also know that कि DC सोर्स जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है that is 0, whereas the AC source have some particular value of frequency. Thus you can say that कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट भी होते हैं, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करते हैं। अच्छा, नाउ वी सी दैट सर एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज, मतलब हम जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज अबाउट 60 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसी जनरेट करने के लिए हम जो अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड द एसी जनरेटर्स होते हैं। और एसी जनरेटर में आपने एफएससी में पढ़ा होगा
कि हमारी कॉइल जो है वो रोटेट करती है, तो वो जो कॉइल रोटेट कर रही होती है उसमें 60 साइकिल्स पर सेकंड होंगे। अगर 60 साइकिल पर सेकंड के साथ आपका वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा होगा तो यू कैन से दैट इट फ्रीक्वेंसी इज द 60 हर्ट्ज। ठीक है, आपके पास जो बड़े बड़े टर्बाइन्स हैं उनमें आपकी जो कॉइल्स हैं दैट इज रोटेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 60 हर्ट्ज। तो जबकि डीसी सोर्स जो है इसका फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 0 होगा। नेक्स्ट वी हैव द रेजिस्टर। फर्स्ट वी सी व्हाट आर द रेजिस्टर्स। द रेजिस्टर्स आर द electric components which have some value of resistance। आपने शुरू में देखा था कि किसी भी रेजिस्टर में उसकी कुछ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी और रेजिस्टेंस वो डिपेंड करती है कि आपका जो वायर है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर वायर हार्ड होगी तो उस वक्त में यू कैन से दैट कि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर वायर सॉफ्ट है तो उस वक्त में इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसलिए आमतौर पर घरों में जब हम इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लगवाते हैं तो सारी वायर जो हैं वो कॉपर वायर्स के तौर पर हम उनको कंसिडर कर रहे होते हैं। इट मीन इट इज यू कैन से दैट कि अगर किसी भी रजिस्टर की स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है तो देन इट मीन कि दिस इज द करंट लिमिटिंग कंपोनेंट है। ये करंट्स को लिमिट करता है कि क्या आपको कम करंट चाहिए या ज्यादा करंट चाहिए। और अगर किसी सर्किट के अंदर आपका कोई रेजिस्टेंस ना लगा हो तो देन यू कैन से दैट सर्किट इज शॉर्ट। वो आपका सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि अगर सर्किट शॉर्ट होगा तो देन हाउ मच करंट विल फ्लो। सर ये लाइन रिपीट कीजिएगा। मैंने ये बोला है कि आपका रजिस्टर जो है ये करंट लिमिटिंग कंपोनेंट है। करंट लिमिटिंग कंपोनेंट मीन कि इसकी मदद से आप करंट के फ्लो को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी सर्किट के अंदर कोई रजिस्टर नहीं लगी हुई तो देन इट एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट कहलाएगी। अब आप मुझे ये बताएं हाउ मच करंट फ्लो इन अ शॉर्ट सर्किट। सर जितना पीछे से करंट आएगा इतने ही उस शॉर्ट सर्किट में से पास हो जाएगा। कितना पास करेगा? करंट चेंज नहीं होगा क्या करंट सर होगा या नहीं होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम करंट फ्लो सर। करता है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं लगेगी तो इस मीन को उस वक्त में मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस लगा दी जाए तो आपने एक यकीनन एक चीज पढ़ी होगी जाउल्स हीटिंग इफेक्ट। जाउल हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है? जाउल हीटिंग इफेक्ट ये कहता है कि जब आप किसी रजिस्टर में के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उस सूरत में हमारा करंट जो है वो वहाँ पे कम होगा ड्यू टू द हीट डेसिपेशन। हीट डेसिपेट होती है तो उसमें होगा। अच्छा, देन वी हैव देयर आर द सम यूजेस ऑफ रजिस्टर। इसका मतलब ये पहली बात तो ये है कि किसी भी सर्किट में अगर आप रजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में उसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगी और वो वोल्टेज ड्रॉप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट विल बी इक्वल टू आई इनटू कैपिटल आर। फिर दूसरी बात कि किसी भी सर्किट में अगर आपने करंट को लिमिट करना है तो उस मकसद के लिए भी आप रजिस्टर यूज करते हो। और तीसरी बात कि रजिस्टर जो है इट इज आल्सो यूज फॉर द लोड पर्पस। इसलिए लोड पर्पस का मतलब ये हुआ कि आप किसी रजिस्टेंस के अक्रॉस आपने देखनी है कि टोटल वोल्टेज कितनी ड्रॉप करानी है।
कम वोल्टेज ड्रॉप कराना चाहते हैं या ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराना चाहते हैं। अगर आप ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराना चाहते हैं तो आप हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर आप कम वोल्टेज ड्रॉप कराना चाहते हैं तो उस वक्त में यू विल प्लेस a low resistance there. Now we have the different types of resistors. दो types हैं हमारे पास. One is called the wire wound resistor and the carbon resistors. Wire wound resistor mean कि अगर आप एक वायर को किसी भी चीज पे वाउंड कर दें, वो जिस चीज पे आप वाउंड करेंगे वो आपका यकीनन एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा. मसला अगर आपके पास यू से दैट कि आपके पास एक वुड का रॉड है या प्लास्टिक रॉड है, अगर आप उस पे तार लपेटोगे तो दैट इज कॉल्ड द वायर वाउंड रेजिस्टेंस कहलाएगी. लाइक दिस, they are the constructed on the long wire wounded on the ceramic cores. ceramic tiles होती हैं क्योंकि ceramic जो है it is also the insulating material. ठीक है जी, पढ़ा हुआ है ना ceramics. घरों में जो आपने मूवमेंट देखा हो टाइल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो ceramics की बनी होती हैं. या आपने कभी इलेक्ट्रिक पोल्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स पर एक वाइट कलर का मटेरियल लगा होता है जिसके ऊपर तार वो वाउंड करते हैं या उसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो भी सिरेमिक की है. ठीक है, अब देखें किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है. या और रेजिस्टिविटी आप जानते हैं, रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वन इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड अदर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. अगर आप लेंथ ऑफ द वायर बढ़ाओगे तो उस सूरत में क्या होगा कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी, और अगर आप उसका एरिया कम करोगे तो फिर भी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है. और इसका एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल आपका रियोस्टेट है. हाँ जी, रियोस्टेट देखा हुआ है आप लोगों ने? आपने इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, वहां पे आपने रियोस्टेट यूज किया होगा. जी, हैव यू सीन द रियोस्टेट्स? नो सर. नहीं देखा हुआ? चलें वो उसकी फिक्र भी आपको दिखा देंगे. तो रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कांस्टेंट करंट सर्किट को सप्लाई करता है. और रियोस्टेट में क्या होती है? रियोस्टेट में यू कैन से दैट कि रियोस्टेट के अंदर 3 टर्मिनल्स होती हैं. वन टर्मिनल जो है वो आप आमतौर पर हम यूज करते हैं फॉर पॉजिटिव के लिए, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव के लिए, जबकि तीसरा टर्मिनल जो है वो एक स्लाइडर पर कनेक्ट होगा. सो अब देखें, द वायर वाउंड रेजिस्टर वेयर लार्ज पावर डिसिपेशन इज रिक्वायर्ड एंड फॉर द शंटिंग द मीटर. अब देखें, आपने लफ्ज सुना होगा शंट रेजिस्टेंस. हाँ जी, कहाँ पे यूज की थी आपने शंट रेजिस्टेंस? जब सबसे ज्यादा करंट फ्लो करवाना था, जी जी, करवाना होता हम तब जब किसी सर्किट में हमें ज्यादा करंट फ्लो करवाना हो तो तब हम शंट रेजिस्टेंस इस्तेमाल शंटिंग करते हैं. और शंट रेजिस्टेंस जो है वो आम तौर पर दैट इज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. मसलन आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि अगर आप एक गैल्वानोमीटर को एज एन एम मीटर यूज करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या पढ़ा होगा? आपने ये पढ़ा होगा गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक स्मॉल रेजिस्टेंस प्लेस कर देते हैं. इसको आप शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ द कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस.
The carbon composition resistors are usually made from the fine carbon mixed with the insulating material with the proper ratio. ठीक है, वो आपकी carbon resistors बनेगी. The material is enclosed in a plastic case for the insulation and for the mechanical strength. यानी कि आप कार्बन रेजिस्टर में क्या करेंगे कि आप कार्बन पाउडर को किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ प्रॉपर रेशियो के साथ मिक्स करेंगे और इसको एक छोटे से कैप्सूल में बंद कर देते हैं और आमतौर पे ये कैप्सूल जो है ये प्लास्टिक केस का बनेगा जो कि एक्ट करेगा फॉर द इंसुलेशन पर्पस के लिए और एक्ट करेगा फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए. The two ends of the carbon resistor elements are joined to a metal cap with leads of wire, thin wires. Thin wire for the connection in a circuit. ठीक है, like this. ये देखें, ये आपका कार्बन composition resistor है. What you see here is you see here in this cap, like here, this is the carbon composition. It means this is a thin carbon powder that is mixed with some insulating material, and that is enclosing in this cap. That is a plastic cap. ठीक है, और इसकी एंड पर ये what you see here at the end there are the two metals लगी हुई हैं और इनके साथ आपकी ये छोटी छोटी वायर्स जो हैं ये कनेक्ट की गई हैं. अब ये दोनों वायर्स क्या एक्ट करेंगी? दोनों वायर्स जो हैं दे विल एक्ट फॉर द टर्मिनल्स फॉर द वोल्टेज सोर्स. इसका मतलब आप इसकी एंड पर एक एंड पर यू प्लेस द पॉजिटिव टर्मिनल जबकि दूसरी एंड पर यू प्लेस द नेगेटिव टर्मिनल आप प्लेस करोगे. ठीक हो गई. So this is the carbon composition circuit. Now we have the variable resistors also. This is a variable resistors. अब देखें कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर जो है इनकी रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट होती है. इनके आप कांस्टेंट रेजिस्टेंस लेंगे जब भी आप मेजर करेंगे तो रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट. हाँ जी, रेजिस्टेंस किस चीज से मेजर की जाती है? Which meter is used to determine the resistance? Ohm meter. Position of That is called the ohm meter कहलाता है. तो ohm meter की मदद से आप इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे. Now you have the variable resistors. By variable resistor mean कि आप किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकते हो. और यकीनन आपने एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज द पोटेंशियोमीटर. पढ़ा था जी पोटेंशियोमीटर? जी सर. ठीक है, सर. पोटेंशियोमीटर की मदद से आप रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं. और you also see the symbol for the potentiometer. क्या सिंबल होता है? So variable resistor mean these are resistors whose resistance can be changed between 0 to its certain maximum value. मसलन घरों में क्या आपके वेरिएबल रेजिस्टर कहीं लगे हुए हैं? Yes, sir. कहाँ पर हैं?
फैंस में कहाँ पे? सर, फैंस। फैंस के अंदर, यानी कि जो आपका डिमर है दैट इज आल्सो कॉल्ड द वेरिएबल रजिस्टर कहलाता है। इसका मतलब अगर आपने फैन की स्पीड को कम ज्यादा करना है तो आप उस वेरिएबल रजिस्टर को रोटेट करते हो। अगर आप मुझे ये बताओ, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप उन डिमर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगी, फैन की स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। जी, बढ़ेगी। ज्यादा होगी। ज्यादा। अगर मैं उसको ज्यादा होगी। क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो फैन की स्पीड कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। यानी कभी आपने घरों में ये ऑब्जर्व नहीं किया कि मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो कम स्पीड पे होगी। क्या इफेक्ट होगा? देखें, अगर सर आप ज्यादा होती है। क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। सर और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज रोटेट करने से अगर स्पीड कम हो रही है तो देन यू कैन से दैट कि कम करंट फ्लो करेगा। और कम करंट उसी सूरत में फ्लो करेगा कि जब आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो देन द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो करंट इसमें इंक्रीज करेगा। इट मीन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है? So in the variable resistance as shown in the fig, here is the fig, you can see this is the variable resistor. इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर you have आप ये कह लें कि आपका एक शाफ्ट जो है वो रोटेट करता है on this this is a, you can say this is a sliding arm that is rotating on the shaft. Shaft जो है that is made with the you can say कि किसी भी इसके ऊपर वायर लगी हुई है। ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? जब आप इस स्लाइडिंग आर्म को फ्रॉम ए टू सी की तरफ लेके जाएंगे तो देन यू कैन से दैट द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। और जब आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो करंट विल डिक्रीज है। तो हियर what you see, the sliding arm is attached to the shaft which can be rotated almost in a complete circle. As the shaft rotates, the point of contact of the sliding wire on the circular carbon resistance, which changes the resistance from terminal B and the terminal of the stationary resistance. ठीक है? B और stationary resistance के दरमियान जो है उसकी resistance को vary करेगा. Where as between the B and C decreases, but in the अगर आप इस फिगर A में देखें तो आपकी resistance जो है वो decrease करेगी between B and C के दरमियान. और in figure A the resistance between B and C increases and decreases from B to A. यानी कि अगर आप ये तीन टर्मिनल देखें, एक वोल्टेज होगी आपकी A to B और दूसरी वोल्टेज होगी फ्रॉम B to C. अब देखें A to B क्या इसका मतलब जब आप A से जब आपका ये आर्म जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो देन यू कैन से द रेजिस्टेंस बिटवीन A and B increases. A और B के दरमियान रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज करेगी. Whereas the resistance between B and C decreases. ज़ाहिर है B and C decreases mean कि length of the wire जो है वो कम होती जा रही है B और C के दरमियान, लेकिन A और B के दरमियान length of the wire जो है वो बढ़ेगी. तो इस तरह you can use it as a variable resistor जो है वो आप कह सकते हैं ये हो. अब देखें here this is a symbolic representation of the variable resistor. आमतौर पर सिंबॉलिकली आप इसको इस तरह भी ड्रॉ करते हैं कि अगर आप एक रजिस्टर के ऊपर एक सिंपल एरो का साइन बना दो तो वो आपकी
एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाएगी. सिंपली प्लेस एन एरो ऑन द रजिस्टर. और ये आपको ये शो कर रहा है कि दिस पॉइंट बी एक्चुअली स्लाइडर आपका है, वो स्लाइडर आप मूव कर रहे हैं अक्रॉस ए एंड सी. अगर आपका ये स्लाइडर जो है टुवर्ड्स राइट जाएगा तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, और अगर ये स्लाइडर जो है टुवर्ड लेफ्ट जाएगा, जिस तरह यहाँ पे टुवर्ड लेफ्ट जा रहा है, तो देन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. ठीक है जी. हाँ जी. So you will join the new meeting after 2 minutes. तो इस मीटिंग को आप क्लोज कर दें और 20 मिनट के 3-4 मिनट के बाद आप नई मीटिंग जो है वो ज्वाइन करेंगे. ठीक है जी. आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग हियर.